मैं आपको अपराध की दुनिया का बादशाह कहूं, गुंडा कहूं, गैंगस्टर कहूं, अभी मतलब सुभाष फौजी धनवान है, कंगाल है, क्या सिचुएशन है? क्यों कैमरे के सामने मेरी खोल दो, मेरी पोल खुल जाएगी। आज तो सारी किताब खोल दो। तो ठीक है, मैं बता दूं दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा गैंगस्टर है जिसके नाम पर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जाती थी उस दौर में, उस आज से 25 साल पहले, और वो करोड़ों रुपए 27 साल पहले, और वो करोड़ों रुपए की फिरौती फिर कहाँ है? वहां से जाती भी थी उनके पास से। पहले तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, सब कुछ भी पूछिए आप। ऐसा ना करो मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ, शाम को मेरे को धमकी मिल जाए। नहीं, खोलते हैं आज। हाँ जी, खोल दीजिए किताब का एक एक पन्ना, और जैसे वो कहते हैं ना कोर्ट में, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ा संशय रहता है, बे सुभाष वास्तव में फौजी रहा भी है कि क्या है? हाँ, ये काफी लोगों के जहन में, जहन में है कि इतनी छोटी उम्र में फौज से कैसे आ गया। कि आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने एक भी फोन फिरौती के लिए नहीं किया आज तक। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, रोज तो अखबार भरे पड़े थे। जब मैं 7वीं क्लास में था, मेरी माँ की बात बताऊंगा मैं। मेरी माँ ने 7वीं क्लास में था तो एक ही बात पूछी थी मेरे से कि बेटा अब तू जवान होता जा रहा है, अब एक बात मैं तेरे से पूछना चाहूंगी और वादा लूंगी तेरे से, अगर तू करेगा। माँ बोलो, तब इतना ज्ञान भी नहीं था। माँ बोलो। बोली तेरी 2 बहनें हैं, तू और सबकी लड़कियां हैं, बहनें हैं, और तू समाज में इधर उधर जाएगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन तू दूसरे लोगों की लड़कियों से वही व्यवहार करेगा जो तुझे तेरी बहनों से कोई दूसरा करे और पसंद आए। अच्छा, पड़े हैं 1-1 करोड़ की, 1-1 करोड़, एक उस वक्त आज 100 करोड़ की फिरौती उस जमाने में। आज 100 करोड़ के बराबर। चोरी, ठगी, बेईमाना, ये चीजें धोखाधड़ी नहीं करनी है। वो तो चलो पढ़ाई। सोच रहे होंगे ये बात कौन कह रहा है? सुभाष फौजी कह रहा है। सुभाष फौजी कह रहा है। ये मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जा रहा है। जी, मैं जब विद पेंशन भेजा गया तो मैंने वहां के कर्नल साहब को बोला था कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए। अच्छा। बोले क्यों? मैंने कहा सर, जब मैं देश की सेवा कर ही नहीं रहा तो देश के पैसे मैं किस लिए लूं? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको बंदूक और गोली की दुनिया। जी हां साथियों, आज तक आपने सुना होगा कभी सामाजिक दुनिया, कभी राजनीति की दुनिया, आज वास्तव में बंदूक और गोली की दुनिया लेके चलेंगे। किस प्रकार से गन कल्चर का बढ़ावा हो रहा है, किस प्रकार से युवा पीढ़ी इस चकाचौंध की दुनिया को स्वर्ग जैसी दुनिया मान रही है, और हकीकत में ये दुनिया है क्या? क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इस दुनिया के वो बेताज बादशाह रहे हैं। आज से 25-30 साल पहले आप कोई अखबार उठा लीजिए, हर एक अखबार में हेडिंग आती थी, सुभाष फौजी के गैंग ने ये कर दिया, सुभाष फौजी के गैंग ने वो कर दिया, और वहां फिरौती मांग ली, उसको लूट लिया, उसको धमका दिया। आखिर इन सारी बातों की सच्चाई क्या है और इस दुनिया की सच्चाई क्या है? एक एक चीज पूछेंगे बिल्कुल डंके की चोट पर, और उम्मीद करेंगे कि फौजी साहब भी बेबाक राय रखेंगे, बेबाक जवाब देंगे। तो सबसे पहले फौजी साहब राम राम। नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को भी जी, सबको मेरे नमस्ते। साथियों, मेरे हिसाब से उस दौर का ऐसा कोई नौजवान बुजुर्ग नहीं होगा जो सुभाष फौजी के नाम से अवगत नहीं होगा। तो फौजी साहब, मैं क्या कहूं आपको? मैं आपको अपराध की दुनिया का बादशाह कहूं, गुंडा कहूं, गैंगस्टर कहूं, या फिर आजकल आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आप बड़ी पंचायतें करके बड़े सामाजिक निर्णय भी करवा रहे हैं। मैं आपको एक सामाजिक व्यक्ति कहूं, सारी चीजें आप पर लागू होती हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपके खुद के बारे में कि जो सुभाष फौजी का जीवन स्टार्ट होता है शिक्षा से, तो वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है, शिक्षा दीक्षा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको उस प्रश्न का जवाब दे दूं जी कि आप मुझे क्या कहें, किस नाम से, किस नाम से हम आपको क्योंकि संबोधित करें? अतीत भी इंसान के कोई काम नहीं आता, बिल्कुल, और भविष्य का पता नहीं होता।
इसलिए वर्तमान जो है वो सही है। तो वर्तमान में जो आपको लग रहा है मुझे उसी नाम से पुकारे आप। अच्छा जी। वर्तमान में तो हम आपके बारे में ये सुन रहे हैं कि ऐसे जटिल जटिल फैसले जिनमें अक्सर बड़ी बड़ी पंचायतें उलझ जाती हैं, उन फैसलों में हम आपकी एक बहुत ही सामाजिक भूमिका देख रहे हैं, एक बहुत सुलझी हुई भूमिका देख रहे हैं। काम तो मैं सोच रहा हूँ कि सामाजिक ही करें। सामाजिक ही करें जी। लेकिन हम आएंगे उस चीज पर भी कि आप किस प्रकार से वो दुनिया छोड़कर समाज की दुनिया में आए, यू टर्न रहे आपके जीवन के। लेकिन दर्शक ये बड़ा जानना चाहते हैं कि भाई सुभाष फौजी की जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा बालसुंद गांव में प्राइवेट स्कूल था, आशा नर्सरी स्कूल। पहले तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सब कुछ भी पूछिए आप। ऐसा ना करो मैं आपसे यहाँ पूछ लूँ शाम को मेरे को धमकी मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बात है ही नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कल को फिर धमकी आए, फोन आए, ऐसा कुछ नहीं। पुनिया साहब आपने कमाल क्या पूछ लिया। ऐसा नहीं है कुछ भी, आप कुछ भी पूछें, छूट है, पूरी छूट है। और मैं चैनल के सामने सभी लोग देख रहे होंगे, जो भी भाई देख रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक एक शब्द का जिम्मेदार होऊंगा। जो भी मैं जवाब बोलोगे, हाँ जी, एक एक शब्द का जिम्मेदार होऊंगा। और मुझे कहीं भी कभी भी किसी भी हाल में वो सवाल कर सकते कि आपने बोला तो ये था, अच्छा, और है ये, कोई भी पूछ सकता। पूरे सभी लोगों से ये खुली छूट है कि पूछ सकता मुझे। चलो फिर आप मैं गलत किताब खोलते हैं आज। हाँ जी, खोल दीजिए किताब का एक एक पन्ना। और जैसे वो कहते हैं ना कोर्ट में, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। इस बात में मुझे एक बात याद आ गई। लोग कोर्ट में गीता पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं और शराब पीने वाले अक्सर सच बोल जाते हैं। सच बोल जाते हैं। तो इसका बोतल पे हाथ रखवाएं? नहीं, अच्छा। मैंने तो शराब को कभी, शराब से मेरा कोई वास्ता नहीं है। उस पे भी आएंगे। तो कहाँ से शुरुआत होती है आपके जीवन की? मैं प्राइवेट स्कूल से ही, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ शुरू से। अच्छा, कौन से स्कूल से? आशा नर्सरी स्कूल था जी। हाँ जी, उसमें पढ़ा। वो था 8वीं तक। 8वीं तक जी। कहाँ पर था ये? बालसुंद गाँव बालसुंद। हाँ जी। उसके बाद वो 9वीं और 10वीं मैंने बालसुंद सरकारी स्कूल से की थी। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद +1 मैंने नॉन मेडिकल ले लिया था, +1 और +2। और उसके बाद मैंने विद मैथ ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। ज्योग्राफी? हाँ जी। क्या बात कर रहे हो आप? जी, ज्योग्राफी और मैथ है। हाँ जी, इनको लेकर दोनों चीजें गांव वालों के लिए टफ होती हैं। और मैं बता देता हूँ, ज्योग्राफी में तो मैं हर रोज पढ़ता हूँ ज्योग्राफी के। अच्छा। हाँ, भूगोल के बारे में, एक अच्छी चीज, पूरे ब्रह्मांड के बारे में मैं हर रोज पढ़ता हूँ, आज भी हर रोज पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ जी। मैं ब्रह्मांड के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाह रहा हूँ कि ये है क्या, कौन कितनी दूर, क्या कौन सा ग्रह, कैसे क्या है, कहाँ कितनी दूरी पे कितनी देर में क्या चक्कर क्या है, वो सब मैं पढ़ता रहता। अच्छा, +1 और +2 फिर आपकी कहाँ से हुई? +1 +2 मेरी बालसुंद से हुई। बालसुंद से? हाँ जी। और गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैं आ गए। तब मुझे शौक था फौज में जाने का। फौज में जाने का? हाँ जी, कि फौज में जाएंगे। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को ये भी थोड़ा संशय रहता है, भाई सुभाष वास्तव में फौजी रहा भी है कि क्या है? हाँ, ये काफी लोगों के जहन में है कि इतनी छोटी उम्र में फौज से कैसे आ गया। हाँ, ये है। हाँ। तो एक वैकेंसी आई थी, सिर्फ एक वैकेंसी, एक वैकेंसी आई थी पूरे जोन में। अच्छा। जिसमें शायद हिसार, फतेहाबाद, सरसा, ये भिवानी, जींद डिस्ट्रिक्ट आते होंगे एक जोन में। हाँ। उसमें एक वैकेंसी आई थी अपने BRO हिसार में। अच्छा। टेक्निकल ट्रेड से सिग्नल की। हाँ, आर्मी में कोर अलग अलग होती है ना, सिग्नल कोर, जिसका तीनों फौज में कनेक्शन होता है। आर्मी का जो सिग्नल का जवान है वो एयरफोर्स में भी जाता है और नेवी में भी जाता है, क्योंकि सिग्नल का काम है जी। तो उसमें एक वैकेंसी मैंने फॉर्म अप्लाई किया, फिजिकल दिया, फिजिकल मेरा टॉप गया। उसके बाद मेडिकल का मुझे पता नहीं, क्योंकि फिजिकल तो हम देख ही रहे थे, दौड़ रहे थे, मैं कितना आगे था, मैंने क्या क्या किया तो मुझे ही पता है। मेडिकल का मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या किया। तो मेडिकल में मैं फिट रहा। उसके बाद रिटन टेस्ट आया। रिटन टेस्ट हमने पहली बार देखा था, ऑप्शनल था। ऑप्शनल? हाँ जी। उस टाइम में ABCD 96 की बात है ये। अच्छा। हाँ जी। तो स्टेडियम, हिसार स्टेडियम में हमारे पेपर थे। लगभग 581 बच्चे बताए कि इतने बच्चे हम बैठे थे पेपर में एक वैकेंसी पे। तो वहां पे जो कर्नल साहब थे, मैं उनका नाम भूल गया, कर्नल साहब पेपर की वो लेके आए। उन्होंने कहा कि ये देख लो भाई, इसमें सील बंद है। अब हमें तो सील का पता नहीं था। तो मैंने कहा सर, सील का तो हमें पता ही नहीं कैसी होती है, हमारे नाम की तो खुली और बंद बराबर है। मैंने खड़ा होकर ऐसे बोला। अच्छा।
और आप पेपर दे दो। 150 नंबर का पेपर था, 1.5 घंटे का टाइम था कि अगर एक भी क्वेश्चन मेरा गलत हो, एक भी आंसर मैं गलत दूं तो मैं लायक ही नहीं समझूंगा इस नौकरी के। अच्छा। मैंने ऐसा बोला तो साहब ने कहा, कर्नल एस के बाली उनका नाम था, मुझे याद आ गया, एस के बाली, 96 की बात है, 96 की। तो उन्होंने कहा तू और कॉन्फिडेंट है? अच्छा, हाँ, बैठ जा। उन्होंने यही कहा कि और कॉन्फिडेंट है, बैठ जा, ज्यादा कॉन्फिडेंट ले बैठा है। मैंने कहा ठीक है सर। पेपर बांट दिए गए। 45 मिनट्स में मैं खड़ा हो गया, 150 क्वेश्चन करके मैं खड़ा हो गया। तो मैंने कहा सर पेपर ले लो मेरा। अच्छा। बोला तू वही है ना? मैंने कहा हाँ सर। बोला बैठ जा, मुझे पता जैसा किया वो जानते ही है। तूने 45 मिनट्स में कैसे कर दिया है? जो मेरे आसपास में बैठे थे लोग, बच्चे, उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? उनके जहन में ये बात थी कि इसने तो ABCD जैसे आए निशान लगा दिए, इसको कुछ नहीं पता, और ये तो तुम पूछोगे तो भी गलत ही होएगा तुम्हारा भी। तो किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं। अपना पेपर मैंने टाइम पे दे दिया। जब सिलेक्शन की बारी आई तो मेरा ही सिलेक्शन हुआ। अच्छा। हाँ जी। मैं कॉन्फिडेंट में ही था। तो जब मैं गया वहां पे तो कर्नल साहब मिले मुझे, बाली साहब, बोले तू वही लड़का है ना? मैंने कहा सर मैं वही हूँ। बोला यार तू और कॉन्फिडेंट नहीं, फुल कॉन्फिडेंट था। अब समझ में आ गया मुझे। तो मैंने कहा ठीक है सर, जो भी, लेकिन मेरी इच्छा फौज में है, देश की सेवा करने की मेरी बड़ी इच्छा है। आज भी मेरी इच्छा है वहां। तो वहां पे ऐसी जैसे मैंने ट्रेड, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है 6-7 महीने की, मैंने वो की। 1 महीने की छुट्टी आ गया, फिर ट्रेड ट्रेनिंग के लिए चले गए। ट्रेड ट्रेनिंग थी 1 साल की। उसी दौरान कोई ऐसी घटना घटी वहां पे जो कि मैं अनफिट हो गया। अच्छा। हाँ जी। फौज की तरफ से मैं अनफिट, मेरी तरफ से नहीं था, मुझे नहीं लगा, लेकिन मेडिकल बेस पे अनफिट हो गया मैं। अच्छा। हाँ जी, कोई ऐसी घटना घटी थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास बॉक्सिंग भी थी। और वहाँ पे एक जैसे ट्रेड के लिए पेपर होते हैं, पूरे भारत में 2 ही ट्रेनिंग सेंटर है सिग्नल के, एक है जबलपुर, एक है गोवा। अच्छा जी। आप कौन से में थे? मैं जबलपुर था। अच्छा। उनमें फिर ट्रेड के लिए वहाँ पे इंटेलिजेंसी टेस्ट होते हैं। तो ट्रेड उसमें कई ट्रेड होती है। जो टॉप की ट्रेड होती है, जैसे उसको वर्कशॉप ट्रेड बोलते हैं, जिसको मैकेनिकल बोलते हैं। उसके बाद ऑपरेटर होती है, जिसमें वो भाषा होती है जो कोई नहीं जानता, फौज की जो भाषा होती है, डा डी ऐसे। उसके बाद EFS होती है ट्रेड। तो 3 ट्रेडों में जो टॉप की ट्रेड थी उसमें 2 ही वैकेंसी थी आधे भारत के बच्चों में। उसमें मेरा और एक वेस्ट बंगाल का एक लड़का था, 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। अच्छा। हाँ जी। उसमें भी तो मैंने उस ट्रेड में ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसी वक्त कुछ दिनों बाद वो इंजरी हो गई। अच्छा। उस वजह से मुझे मेडिकल बोर्ड आउट किया गया। अच्छा। और उन्होंने मुझे, तो क्या महीने रहे आप? मैं रहा देखो 96 दिसंबर को मैं गया था, दिसंबर में, और 98 फरवरी में मैं आ गया। आ गए? हाँ जी। अच्छा। 1 साल 1-1.5 महीना हो गया शायद। तो जब वहां से मुझे विद पेंशन भेजा गया, तो मैंने वहां के कर्नल साहब को बोला था कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए। अच्छा। बोले क्यों? मैंने कहा सर जब मैं देश की सेवा कर ही नहीं रहा तो देश के पैसे मैं किस लिए लूं? मैं तो ले नहीं सकता। अगर मैं होता, काम करता तो मैं पैसे लेता, वरना मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा स्वाभिमान मुझे इजाजत नहीं देता इस बात के लिए। उन्होंने कहा भाई बन गए तेरे तो। मैंने वो जो कागज थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वहीं पे फाड़ के रख दिए थे। क्या और एक सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ एक ट्रेन का वारंट लेके आया था कि मेरा किराया ना लगे। अच्छा। हाँ जी। और दिल्ली आया था, दिल्ली से फिर इतना बड़ा त्याग, मतलब हाँ जी, मैं लेना नहीं चाहता। मैं आज भी अगर ये सच है, ये सच है। आप पेंशन नहीं लेते? नहीं, बताऊंगा मैं अभी। अच्छा। हाँ जी, मैं आगे और बताऊंगा। 19 साल तक मैंने पेंशन नहीं ली थी। 19 साल? 19 साल। अगर कोई ढोंग करे साल 6 महीने कर सकता है। 19 साल जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम होता है, लंबा अरसा होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। और 19 साल और 20 साल का मैं भर्ती हुआ होगा, तो 39 साल यानी कि 39 ईयर हो गया मैं, तब तक मैंने पेंशन नहीं ली थी। अच्छा। उसके बाद फौज के नॉर्म्स होते हैं, रूल होते हैं कि जो गया है उसके पैसे, उसकी पेंशन क्यों नहीं जा रही। अब फिर बाद में 16 साल बाद, अच्छा, घर पे डॉक्यूमेंट्स आने शुरू हुए, भाई आपका अकाउंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने वकीलों को दिखाया कि ये क्या आगे मेरे घर पे आर्मी के। तो सोल्जर बोर्ड अपने हिसार में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सोल्जर बोर्ड होता है, जो आर्मी से और नेवी से और एयरफोर्स से जो आ जाते हैं ना किसी भी तरह से रिटायरमेंट पे, उनकी सेवा के लिए।
तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेसन। किस बात का? बोले आपको पेंशन मिलेगी और जो इतने साल का इकट्ठा हुआ सारा पैसा मिलेगा, एरियर। एरियर मिलेगा। मैंने कहा मुझे चाहिए तो नहीं सर। मैंने उनको भी यही कहा। अच्छा। हाँ, गुदारा साहब थे यहाँ पे। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो लेना नहीं चाहता। बोले तो मिलेंगे भाई, सरकार है तो देगी। मैंने कहा अब होगा जो होगा। अब देखो तब मुझे भी जरूरत पड़ गई। बच्चे भी बड़े हो गए, जी हाँ, बच्चे पढ़े भी रहे, मेरा भी मन हो गया था कि ले लूं। मैं अब ये कह दूं कि मेरा मन नहीं हुआ, तब हो गया था मन आधा 50-50 मन था कि कहीं स्वाभिमान डोल रहा था, कहीं पे जरूरतें डोल रही थी। यस। तो जरूरतें हैवी हो गई थी, तो मैंने सोचा ठीक है दे ही रही तो ले लेंगे। 10 दिन में आर्मी बेस हॉस्पिटल में रह के आया। अच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे मेडिकल चेकअप वगैरह हुए। वहाँ भी कर्नल साहब थे जो मुसलमान धर्म से बिलोंग करते थे। अच्छा। 2 थे जो पूरे भारत के जो पेंशनर थे, जो मेडिकल से थे, जो भी पेंशन बनाते उन पे जो स्टैंप लगाते, वो 2 थे। एक नाम कर्नल प्रदीप और दूसरे का मुझे नाम नहीं पता, वो थे मुसलमान। उनको भी मैंने बोला कि सर मुझे नहीं चाहिए, हो सके तो इसको काट दो। मैंने बोला दिल से कि मेरा मन नहीं मानना फिर भी कि हो सके तो इसको काट दो, क्योंकि ओपिनियन उन्हीं ने लिखना था। ओपिनियन में मैंने लिखवाया कि इसमें ये दिखा दो, उन्होंने लिखा, लेकिन पेंशन तो नहीं कटी। पेंशन भी आई, सारा एरियर भी आया, मेरे काम भी आया। वो एरियर मेरा आज तक चल रहा है। अच्छा। उन पैसों से मैं आज तक मेरा घर चला रहा हूँ जी। पेंशन से ही मेरा घर चला रहा हूँ। और मेरी माँ ने, जब मैं 7वीं क्लास में था, मेरी माँ की बात बताऊंगा मैं, मेरी माँ ने 7वीं क्लास में था तो एक ही बात पूछी थी मेरे से कि बेटा अब तू जवान होता जा रहा है, अब एक बात मैं तेरे से पूछना चाहूंगी और वादा लूंगी तेरे से, अगर तू करेगा। माँ बोलो, तब इतना ज्ञान भी नहीं था। माँ बोलो। बोली तेरी 2 बहनें हैं, तू और सबकी लड़कियां हैं, बहनें हैं, और तू समाज में इधर उधर जाएगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन तू दूसरे लोगों की लड़कियों से वही व्यवहार करेगा जो तुझे तेरी बहनों से कोई दूसरा करे और पसंद आए। अच्छा। हाँ, उसने मुझे यही बोला, मेरी माँ ने। अच्छा, मम्मी पापा दोनों किसान? हाँ जी। तो नहीं, पापा फौज में थे। फौज में थे? आर्मी से रिटायर्ड थे। अच्छा। हाँ जी। और अभी लाइव हैं दोनों? ना, पापा तो चले गए। अच्छा। बाबू कवाम। अच्छा। पापा तो मुझे लगता है नहीं, पापा मेरे मुंह से भी नहीं निकलता, बाबू क्या कर दे। अच्छा। तो मेरा बाबू तो चला गया, 5-6 साल हो गए। अच्छा। हाँ। माता जी स्वस्थ है, 90 ईयर्स की है। अच्छा। और बिल्कुल स्वस्थ है, खेत का काम भी करती है। ओह वेरी गुड। हाँ जी। और मेरी माँ ने मुझे यही पाठ पढ़ाया कि तेरी परिवार के पास जमीन वगैरह? हाँ, जमीनें हैं जी। अच्छा। हाँ जी। बड़े किसान हैं आप छोटे किसान? नॉर्मल है जी। नॉर्मल। मेरे दादा के पास 60 एकड़ जमीन है। अच्छा। हाँ जी। और कितने भाई आपके? 4 भाई। 4 भाई। अच्छा अच्छा। तो ठीक है बस। हाँ जी, हाँ जी। और काम सा चलता और कुछ नहीं, दाल रोटी चल जाती है। नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड। दाल रोटी चल जाती है। मेरी माँ की वो बात मुझे पसंद आई कि भी तेरी बहन के साथ कोई दूसरा। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई। 3 भाई। छोटे बड़े? मेरे से छोटे हैं दोनों। छोटे हैं दोनों। और हम साथ हैं। ज्वाइंट है। साझे में है जी। वो सर्विस वगैरह करते हैं? नहीं, घर का काम है। अच्छा। एक भाई खेती करता है, एक भाई पशुओं का काम करता है। पशुओं मतलब इन द सेंस अपने ही घर के पशु। यस यस। डायरी पशुपालन तो किसान लोग आपका करते हैं सारे के सारे। वो करते हैं। मेरी माँ ने मुझसे यही वादा लिया कि तू वही बर्ताव करेगा दूसरी लड़कियों के साथ जो तेरी बहन के साथ दूसरे लोग करें और तुझे पसंद आए। अगर तुझे लगे कि तेरी बहन को कोई छेड़े तो तुझे अच्छा लगे तो तू छेड़ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तुझे लगे बुरा है तो तू दूसरी लड़कियों को भी ऐसे ही देखा जैसे तेरी बहन है। वो दिन और आज का दिन है। मेरा गांव जानता, मेरे गुआंढ जानते कि कोई एक आदमी यूं कहे कि किसी के बारना का आगे को सुभाष टपया है, और वो भी किसी अलग नजर से, आज तक का मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। पूरे गांव और गुआंढ में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। एक वो बात मैंने हमेशा मेरे अंदर रखी है। दूसरी बात कि चोरी, ठगी, बेईमाना, ये चीजें धोखाधड़ी नहीं करनी है। वो तो चलो पढ़ाई सोच रहे होंगे ये बात कौन कह रहा है? सुभाष फौजी कह रहा है। सुभाष फौजी कह रहा है। ये मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जा रहा है जी। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ। हाँ। ये हो सकता है कि मैंने किसी से पैसे उधार लिए और मैं लेट सेट हो जाऊं, ये हो सकता है। और वो मैंने ज्यादा लोगों से नहीं लिए, मेरे ही अपने जो करीबी हैं, चाहे मैं उनके दूं या ना भी दूं कोई फर्क ना पड़े, ऐसे ही मेरे दोस्तों से मैंने पैसे लिए हैं। जब मैंने वेयर हाउस बनाई यहीं पे, अपने जो थर्मल प्लांट दिख रहा हुआ इसके बैक साइड में मैंने वेयर हाउस बनाए थे, उसमें मुझे जरूरत पड़ गई थी, तो 2-2.5 करोड़ रुपए मैंने मेरे दोस्तों से उठाए थे। हाँ जी। उसमें से लगभग मैंने दे दिए और कुछ 15-20 लाख रुपए बचे हैं। मेरे गांव के एक मेरा चाचा लगता उसके बचे हैं देने, और
वो मुझे कभी टोकता नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, हो तब दे देना। और मैं लाइव बोल रहा हूँ अच्छा। कि उनके पैसे और मुझे देने हैं। और मतलब आपके रिलेशन एक्यूरेट हैं, एक्यूरेट, अच्छे हैं, अच्छे रिलेशन है। ये एक नई बात है, जब पीछा का देने तो रिलेशन बड़े 10-12 साल से। अच्छा। वो बड़े काइंड हार्टेड और बड़े दिल के हैं। अच्छा। मैं नाम ही बता दूं, हाँ। उनका, अगर मेरे गांव से है, बिजला परिवार से है। अच्छा। रणबीर बिजला। अच्छा। हाँ, बस वो एक ऐसा इंसान है जो अब तक मैंने उसके थोड़े पैसे रखे हुए हैं, जो कि मैं दे नहीं पाया हूँ। अच्छा। धीरे धीरे दे रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि और लोगों के बहुत थे, उनके भी मैंने दिए, गाड़ियां बेच के, मेरे घर का सारा गोल्ड बेच के, अच्छा। जमीन बेच के मैंने उतारे पैसे। अच्छा। सबसे पहले मैंने बनियों के पैसे दिए, जिनसे मैंने करोड़ों रुपए की चीजें उधार ली थी। और बाद में जो मेरे सबसे क्लोज, उधार ली थी या फिरौती थी? उधार। जब उधार ली थी मतलब उनका वापस दे दिया तो फिर उधार था। फिर तो उधार था। हाँ, बिल्कुल था। और मैं तो लाइव कैमरे पे कह रहा हूँ कि एक आदमी के रहे हैं बस। नहीं, आपको उधार की क्या जरूरत थी? नहीं, उधार इतना बड़ा नाम फोन करना नहीं, मैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करता जी। हाँ। मैं आपको अभी बता दूं कैमरे पे कि आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने एक भी फोन फिरौती के लिए नहीं किया आज तक। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। रोज तो अखबार भरे पड़े थे। कोई कर दे, कोई और कर दे, पुलिस को पता था इस बात का। अच्छा। हाँ जी, मेरे से पूछा भी गया है, मुझसे सारी बातें पूछी गई। मैंने, पुलिस ने मुझे जब पकड़ा तो मैंने एक ही बात कही कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे पे 2 मुकदमे ज्यादा लगा देना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। टॉर्चर करना आपकी मर्जी, लेकिन मेरा एक शब्द भी झूठा नहीं पाएगा। मैं जो बोलूंगा, जो हाँ हो सकता है कोई ऐसा मुकदमा रह जाए कि मुझे याद ना हो, ये तो हो सकता है। ये कमाल की बात है सुभाष जी, आपने किसी से फिरौती नहीं मांगी, आपने किसी को फोन नहीं किया है, और आप भी जानते हैं बखूबी, और हम सब लोग जानते हैं कि उस टाइम के अखबार, उस दौर के अखबार आपकी फिरौतियों से, आपके किस्सों से भरे पड़े हैं। 1-1 करोड़ की, 1-1 करोड़ एक उस वक्त आज 100 करोड़ की फिरौती उस जमाने में। आज 100 करोड़ के बराबर है। 100 करोड़ के बराबर, लेकिन मैंने नहीं लिए। तो कौन था फिर वो? अगर मैं लेता तो मेरे पास आज 500 एकड़ जमीन होती, अगर मैं इस तरह फिरौतियां लेता। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या पोजीशन है? अभी मतलब सुभाष फौजी धनवान है, कंगाल है, क्या सिचुएशन है? क्यों कैमरे के सामने मेरी खोल दो, मेरी पोल खुल जाएगी। आज तो सारी किताब खोल दो। तो ठीक है, मैं बता दूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा गैंगस्टर जिसके नाम पर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जाती थी उस दौर में, उस आज से 25 साल पहले, और वो करोड़ों रुपए 27 साल पहले, और वो करोड़ों रुपए की फिरौती फिर कहाँ है? वहां से जाती भी थी, उनके पास से जाती भी थी। एक किस्सा मुझे याद आ गया। हाँ। किसी ने 50 लाख रुपए मांग लिए। अच्छा। नाम मेरा, नाम आपका? सुभाष फौजी ने, मैं सुभाष फौजी हूँ, यूं कर दूंगा, नाम मेरा। अब कोई मेरे पास आया, उनका जानकार, बोला भाई साहब वो मर जाएंगे, वो 3 दिन से खाना नहीं खाया, उनके घर पे चूल्हा नहीं चढ़ा, आप 20 लाख रुपए बने उनसे, और मैं मीडिएटर बन के आपको 20 लाख रुपए दिला दूंगा, आप उनकी जान को बख्शे। मैंने कहा किसने मांगी भाई, और किससे मांगी? बोले आपको पता ही नहीं। मैंने कहा मुझे एक भी बात का, मैंने तो ना पहले मांगी ना आगे मांगू कभी, और ना मैं अब इस किससे मांगी। बोले भाई साहब वो तो मरने को हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे लेके चलेगा उनके घर? बोले ना आपको नहीं। तो देखो उस वक्त ऐसा था, डर था, खौफ था आपके नाम का। लेकिन हाँ, मैं बोला मुझे प्लीज लेके चल, मुझे बताना मत ये सुभाष फौजी है, कुछ भी नाम ले, मुझे लेके चल, मैं उनको शांति से बात बताऊंगा। अच्छा। हाँ, मैं उनके घर गया। लाला थे, पंजाबी थे क्या? सेठ बोलते थे, मुझे तब तक पंजाबी और बनियों के बारे में भी ज्यादा ज्ञान अंतर पता नहीं था। नहीं पता था। अच्छा। तो मैं उनके घर थे, बनिए बोलते थे उनको। अच्छा। बनिए। तो उनके घर पे वो जो उनकी वाइफ थी ना, धर्मपत्नी, वो रो रही थी, बच्चे सुन बैठे थे, वो आदमी भी सुन बैठा था। मैंने जाके प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, मैंने पैरों के हाथ लगाया, माता जी प्रणाम, उनसे राजी खुशी पूछी, वो रोने लगे। ऐसे है वैसे, मैंने पहले शुरुआत की सुभाष फौजी गंदा आदमी है ऐसे बोल के, ताकि एक बार ये यूं थोड़ा ठीक समझे, मुझे अपना समझे। मैंने कहा वो बड़ा गंदा आदमी है, ऐसे काम करता है तो, और ऐसे फिरौतियां मांगता है, ऐसे लोगों को डराता है, खाना नहीं बनता। सच बताऊं, आधे घंटे तक मैं माता जी से बात करता रहा। अच्छा। आधे घंटे तक मैं खुद रोने लग गया उसके साथ। अच्छा। मैं रोया हूँ उसके साथ कि अगर ये हालत मेरे नाम से है तो मेरा जीना बेकार है। अच्छा। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं राक्षस हूँ। सच में मेरी आत्मा ये, मेरे आंखों में आंसू चल रहे थे। तब आधे घंटे में जाके उनको ये लगा कि ये आदमी तुम्हारा शुभ चिंतक है। अच्छा। हाँ, इसकी बात मान ली जानी चाहिए। तब तक उनको ये नहीं पता था सुभाष फौजी यही है। जब उनको ये लगा ना कि ये कुछ भी कहे तो ओके है, अब इसकी बात माननी चाहिए, ये लड़का नहीं है ऐसा, तब मैंने उनको कहा कि अगर माताजी मैं ही सुभाष फौजी हूँ
होता तो आपको कैसा लगता? बोले नहीं बेटा, तू नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता। तू हो ही नहीं सकता, सुभाष फौजी तो हो ही नहीं सकता, इतना काइंड हार्टेड कैसे होगा? मैंने उनको कहा फिर माता जी मैं ही हूँ और आपका बेटा हूँ, आपको कहीं भी 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है। उस दिन मुझे इतना एहसास हुआ कि ये जो चीजें, जो इस लाइन की चीजें हैं, जो हम धमकी, मतलब लोग धमकी दे देते हैं, उनके घरों पे क्या बीतती होगी अगर हमारे घर पे हमसे कोई बड़ा इस तरह धमकी दे, हमारे घर पे क्या बीते। मेरा दिल इतना रोया, मैं घर आके भी रोया। अच्छा। उस बात को याद करके कि हम कितने बुरे आदमी हैं, हम ऐसे हैं समाज में, हम ऐसे रुलाते हैं लोगों को, ये सच्चाई है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। अच्छा। हाँ जी, तब मैंने ये बोला अखबार वाले को बुला के